हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। आज हम देखने वाले हैं ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां, फिर उनके निर्वाचित सदस्यों के कार्य को हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हमारा पंचायती राज लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जल्दी ही आपका नगरीय निकाय चालू करवाऊंगा और 2-4 दिन में ही नगरीय निकाय के पूरे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरे कंटेंट जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कवर करा रखे हैं। सभी जो गवर्नमेंट के सोर्स हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को दी जाने वाली मार्गदर्शिका जो पुस्तक है, उन्हीं से ही कंटेंट बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं अब हम ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को। इसका उल्लेख धारा नंबर 46 में है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, और धारा नंबर 47 में जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख है। आज हम पढ़ेंगे धारा नंबर 46 को। धारा नंबर 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का बखान करता है, जिसमें निम्नलिखित चीजें दी गई हैं। क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों के सफल संचालन के लिए 5 स्थायी समिति गठित करती है। ये समितियां निम्न है, कम से कम 5, इसके अलावा अतिरिक्त और किया जा सकता है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, 3 से 5 समितियां गठित की जाती हैं, 5 तो करती ही है। 5 स्थायी समितियां गठित करती है। ये समितियां निम्नवत हैं। क्या है भाई? पहला, सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। तीसरा, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति। चौथा, निर्माण एवं विकास समिति। पांचवा, राजस्व एवं वन समिति। ये 5 समितियों का गठन करती है अपने कर्तव्यों के सफल संचालन के लिए। कौन? ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नोट बिंदु क्या लिखा गया है कि जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और अन्य समितियों का गठन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है 5 ही हो, अगर जहां पर काम ज्यादा हो तो जिला कलेक्टर के परमिशन से कुछ प्रोटोकॉल का पालन करके अन्य समितियों का गठन भी किया जा सकता है। और क्या बिंदु लिखा है? कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। 2 का हो सकता है, 2 से अधिक का नहीं होगा। परंतु कोई समिति अधिक से अधिक 2 ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, मतलब उन समिति में मिला सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गए विषयों का अनुभव हो या विशेष ज्ञान हो। ऐसे 2 व्यक्तियों को उस समिति में मिलाया जा सकता है। इस प्रकार जो सहयोजित व्यक्ति है, जो सहायता करने के लिए आया हुआ व्यक्ति है, समिति की कार्रवाइयों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। उसको जो है समिति की कार्रवाइयों में मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। परंतु ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी। उनको कर्तव्य अच्छे से कार्यों को उनको संचालन करना है तो विषय विशेषज्ञ और शासकीय अधिकारियों को वो समिति पर आमंत्रित कर सकती है कि भाई फलाना फलाना काम हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब स्थायी समितियों के गठन के बारे में देखते हैं। गठन के बारे में क्या उल्लेख है? स्थायी समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच होते हैं। जो निर्वाचित हुए हैं वही इसके सदस्य होंगे, नियुक्त नहीं, उप सरपंच नहीं। जो निर्वाचित हुआ है वही सदस्य होगा। उप सरपंच अपने पद का शपथ नहीं लेता, वो पंचायत के पंच के रूप में शपथ लेता है। ये आपको पता रहना चाहिए। उप सरपंच अपने पद का शपथ नहीं लेता, वो पंच के रूप में शपथ लेता है और उप सरपंच के रूप में नियुक्त होता है। तो निर्वाचित पंच ही इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विशेष बैठक बुलाई जाती है विहित प्राधिकारी के द्वारा और उसमें ही इस समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक स्थायी समिति में 4 सदस्य होते ही हैं। मिनिमम कितने सदस्य होंगे? कम से कम 4 सदस्य होंगे, जबकि जनपद और जिला के केस में ये सदस्य संख्या अलग होगी। ठीक है, इसमें आप एक लिख लेना, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। ये लिख लेता हूं, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम 4 सदस्य होते ही हैं। कोई भी पंच 2 से अधिक समिति के सदस्य नहीं होते। कम से कम 2 का होगा, लेकिन 2 से अधिक समिति का सदस्य कोई पंच नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन स्थायी समिति के सदस्य का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल तक रहता है, मतलब 5 वर्ष तक, जब तक पंचायत रहेगी। या अगर 3 वर्ष में पंचायत विघटित हो जाती है तो 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा, फिर नई पंचायत के लिए नई समिति गठित होगी। ठीक है। सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है, ये याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। सरपंच जो है सामान्य प्रशासन समिति का, जो पहली समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है सामान्य प्रशासन समिति, उसका पदेन सभापति होता है सरपंच। उप सरपंच जो है, ये दूसरा बिंदु जो याद रखने लायक है, उप सरपंच शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। उप सरपंच शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। शेष तीनों समिति के सभापति उपस्थित पंच अपने में से सभापति का चुनाव करेंगे। मतलब शेष जो 3 समिति और बच गई हैं, 2 तो हो गया, एक का सरपंच रहेगा सभापति मतलब हेड, दूसरे का उप सरपंच हेड रहेगा, बाकी तीनों के पंच अपने में से हेड को चुन लेते हैं। अगला बिंदु, ग्राम पंचायत का सचिव इन समितियों का सचिव होगा। मतलब ग्राम पंचायत का जो सचिव है वह भी इन समितियों का सचिव होगा। अगला बिंदु, शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति और जनजाति का एक एक सदस्य होना आवश्यक है। एक महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति के एक एक सदस्य होना जरूरी ही है, किसमें? शिक्षा समिति में। ठीक है। अगला बिंदु, सरपंच एवं पंच अपने पदी समिति को छोड़कर किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे। अपनी पदी समिति मतलब जिसमें वो पदेन हैं, मतलब जिसमें वो हेड हैं, उसको छोड़कर किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या दिखा रहा है। स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो गठन किस प्रकार से होगा देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों के गठन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। भाई ग्राम का गठन करना है तो इससे ऊपर कौन होगा? जनपद पंचायत का सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत, है ना। तो सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा उप सरपंच के निर्वाचन के 1 माह के भीतर, मतलब 30 दिन के भीतर, स्थायी समिति के गठन हेतु ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देशित किया जाएगा। जैसे ही उप सरपंच का निर्वाचन हो जाता है उसके 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देशित करेगा कौन? उसके अपर वाला जनपद पंचायत का सीईओ, कि अब समितियों का गठन करना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मतलब सीईओ जनपद पंचायत से निर्देश प्राप्त होते ही ग्राम पंचायत का स्थायी समितियों के गठन हेतु ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक, समितियों का गठन विशेष बैठक बुलाएगा कौन? सचिव। और इस विशेष बैठक में ही स्थायी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, विशेष बैठक में होती है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्थायी समिति की बैठकों में क्या होगा। तो बैठकें, स्थायी समिति की बैठकें, है ना, मतलब बैठकें जब बैठती हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें। तो स्थायी समिति की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, मतलब 1 महीने में 1 बार। 5 स्थायी समितियों की बैठक कम से कम महीने में 1 बार होनी चाहिए। ठीक है। स्थायी समिति की बैठक की तारीख सभापति तय करेगा। बेसिकली ग्राम पंचायत के केस में स्थायी समिति का सभापति सरपंच, किसका? सामान्य प्रशासन के लिए, शिक्षा के लिए उप सरपंच, और बाकी तीनों के लिए पंच अपने में से सभापति का चुनाव करते हैं। तो जो भी स्थायी समिति है उसके जो जितने भी सभापति होते हैं, जो हेड हैं, वही क्या करेंगे? तारीख तय करेंगे। स्थायी समिति की बैठक से पूरे 3 दिन पहले बैठक की सूचना, मतलब कितने दिन पहले? 3 दिन पहले बैठक की सूचना, बैठक की तारीख, समय और स्थान एवं विषय की सूची, किस विषय पर चर्चा करनी है, प्रत्येक सदस्यों को दी जाएगी 3 दिन पहले। और बैठक की जो सूचना है वो ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी, ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी सूचित करने के लिए। समिति के आधे सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ति मानी जाएगी। मतलब 4 सदस्य हैं तो 2 सदस्य उपस्थित होकर क्या कर सकते हैं? कोरम पूर्ति कर सकते हैं और बैठकों पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। कोरम पूरा नहीं होने पर स्थायी समिति की बैठकें स्थगित कर दी जाएगी। वही है, कोरम पूर्ति नहीं होगा तो स्थगित कर देंगे, परंतु बाद में बैठ के गपशप मार सकते हैं, लेकिन कोई नया विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे पहले पढ़ चुके हैं। स्थगित बैठक के लिए पुनः कोरम पूर्ति की जरूरत नहीं है ना, और कोई नए विषय पर हम चर्चा नहीं कर सकते स्थगित बैठक में। आगे बढ़ते हैं। स्थायी समितियों में निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया। अब निर्णय कैसे लेते हैं उसका प्रक्रिया देखते हैं। स्थायी समिति की बैठक में निर्णय निम्नानुसार लिए जाएंगे। कैसे? बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे,
बहुमत इसका मुख्य बिंदु है ना। किसी विषय पर बराबर मत रहने पर सभापति का मत निर्णायक होगा, है ना। सभापति जो है, हेड जो है, वो अपना निर्णायक मत देगा अगर बराबर मत पड़ता है तब। ऐसे में तो अगर मत ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, सभापति को मत देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बराबर मत पड़ने पर सभापति अपना निर्णायक मत देगा। स्थायी समिति के फैसले ग्राम पंचायत की बैठक में रखा जाएगा। जो स्थायी समिति जितने भी फैसले ले रही है वो ग्राम पंचायत का जब सम्मेलन होगा तो उसमें उसके पटल पर रखा जाएगा कि बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए, सबसे चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत इन फैसलों को मंजूर कर सकती है अथवा पुनः विचार के लिए समिति को लौटा दे सकती है। अगर समिति को पुनः विचार के लिए लौटाया दिया गया, है ना, तो समिति इस पर पुनः विचार करके फिर से ग्राम पंचायत के पटल पर इसे रखेगी और अब ग्राम पंचायत इस पर मंजूरी दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु जो है स्थायी समितियों के सदस्यों की अवधि के बारे में है। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सभापति और सदस्यों की अवधि वही होगी जो उस ग्राम पंचायत की है, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल तक। ठीक है, अगर समिति ग्राम पंचायत बीच में स्थगित हो जाती है तो इनका समिति ये समितियां भी स्थगित हो जाएंगी। अगला बिंदु आकस्मिक रिक्ति, मतलब अचानक से खाली हो जाना। तो स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या अनर्हता, वो अरहर हो गया, मतलब अनहर हो गया मतलब अपात्र हो गया, तो उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति नियम 3(2) में दर्शित रीति यथासाध्य, ठीक है, विधि से भरी जाएगी। यहाँ पर विधि लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, विधि से भरी जाएगी। तो जो विधि यहाँ पर तय की गई है पर्टिकुलर नियम नंबर 3 में, उस विधि से इस रिक्ति को भरी जाएगी, है ना। मतलब फिर से पंचों में से बहुमत के आधार पर उस जो पद खाली हुआ है उसका पद भरा जाएगा बहुमत के आधार पर। ठीक है, तो स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी भी की रिक्ति हो जाती है, जैसे कि मृत्यु, त्यागपत्र या अनहर पाया गया, अपात्र पाया गया, उस कंडीशन में उसकी खाना पूर्ति की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी समिति के सचिव कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत को जो सचिव होता है ना, वही सभी स्थायी समिति का पदेन सचिव होता है। सभी स्थायी समिति का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सम्मेलन, तो साधारणतः पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया कि साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति का सम्मेलन ग्राम पंचायत के कार्यालय में ही या किसी अन्य स्थान पर महीने में कम से कम एक बार ऐसी तारीख को तथा समय पर होगा जो उस समिति का सभापति अवधारित करे या तय करे। जो सभापति तय कर देगा वही स्थान और वही तारीख को, ठीक है, कार्यालय में या किसी अन्य जगह पर सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तारीख से पूरे 3 दिन पूर्व, ठीक है, सम्मेलन की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक सदस्य को दे दी जाती है, लिखित सूचना जो उनको मिल जाता है। इसके अलावा उपनियम 1 के अधीन सम्मेलन की तारीख इस प्रकार नियत की जाएगी जिससे कि अन्य स्थायी समितियों के सम्मेलन के तारीखों से टकराव ना हो। मतलब उपनियम 1 ये है, सम्मेलन का उपनियम नंबर 1, इसमें बताया गया कि सम्मेलन हर महीने में एक बार होगा, लेकिन पांचों के पांचों स्थायी समितियों का सम्मेलन हर महीने में एक बार होना है तो तारीख कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए, अलग अलग तारीखों पर होंगे एक महीने में एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन का सभापति कौन होगा? स्थायी समितियों के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा की जाएगी। सम्मेलन का सभापति, तो पूरे सम्मेलन का सभापति स्थायी समितियों के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सरपंच द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा की जाएगी। अब देखते हैं गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है। ठीक है, पहला, स्थायी समिति में सम्मेलन के लिए गणपूर्ति तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी, वही बताया गया है, 50% कम से कम उपस्थित होना चाहिए। यदि किसी सम्मेलन में गणपूर्ति ना हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन को ऐसी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नियत किया जाए। मतलब वो पीठासीन प्राधिकारी जो है ना, जो वहां पर जांचकर्ता बनकर गया है या उस सम्मेलन को हेल्ड कराने गया है, वो नया तारीख तय कर सकता है। इस प्रकार नियत किए गए सम्मेलन की सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय में चिपकाई जाएगी या चस्पा कराई जाएगी। तीसरा बिंदु, इस प्रकार स्थगित किए गए सम्मेलन में के लिए कोई गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु ऐसे सम्मेलन के समक्ष कोई नया विषय विचार में नहीं लाया जाएगा। पुराने जितने बिंदु है ना उसको टेक्निकल रूप में और बिंदुओं के साथ लिख दिया गया है।
ठीक है, बाकी जितने चीजें पढ़ा चुका हूं वही चीजों को रिपीट कर रहा है कि किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। वो पॉइंट टू पॉइंट बता दिया गया था, अभी इसमें धाराओं के आधार पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय। स्थायी समिति के किसी सम्मेलन के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाएगा, जिधर बहुमत वो सर्वमान्य होगा। मतों के बराबर होने की दशा में सम्मेलन के पीठासीन प्राधिकारी का निर्णायक मत होगा। मतलब जो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जो पीठासीन प्राधिकारी है, वही निर्णायक मत दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कतिपय मामलों का विनिश्चय। अब ये क्या है भाई? तो पॉइंट नंबर 1, स्थायी समिति मुख्यतः केवल उसको सौंपे गए मामलों संबंध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत है तो वह उस मामले में अपनी सिफारिशों के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट करेगी। मतलब जो उसको सौंपे गए मामले, जैसे सामान्य प्रशासन के मामले, तो वो उसका सामान्य प्रशासन समिति ही करेगा, वन वाला समिति नहीं करेगा उसका फैसला। समझ गए? ज्यादा लोक महत्व का मुद्दा है या ज्यादा वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर मामला आता है, पैसे संबंधित मामला है, तो कोई भी समिति अपना सिफारिश देगी और उस सिफारिश को ग्राम पंचायत के पटल पर रखा जाएगा और वहां पर फाइनल चर्चा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहां कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित है तो वहां पर विनिश्चय के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। मतलब दो समितियों के आधे आधे शेयर्स उसमें लग रहे हैं, दो समितियों के कुछ चीजें टकरा रही हैं, तो उस कंडीशन में ग्राम पंचायत का जो सम्मेलन होगा वहां पर उसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, वो समितियां वहां पर डिसीजन नहीं ले पाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के नियमों का लागू होना। तो ग्राम पंचायत के साधारण सम्मेलन के कामकाज का संचालन करने हेतु नियम स्थायी समितियों के सम्मेलनों को यथा भाग के लागू होंगे। मतलब जैसे कि तैसे लागू होंगे, भाग के नहीं आएगा ना, यथा जैसे कि तैसे वो वैसे ही लागू होंगे कह रहा है। जो ग्राम पंचायत को सामान्य सम्मेलन में संचालन करने के लिए जो नियम लागू होते हैं वो वैसे ही लागू होंगे। तो ग्राम पंचायत के नियमों का लागू होना, ग्राम पंचायत के साधारण सम्मेलन के कामकाज का संचालन करने हेतु जो नियम स्थायी समितियों के सम्मेलन को यथा जैसे कि तैसे लागू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यवृत्ति के बारे में देखते हैं। स्थायी समितियों में से प्रत्येक स्थायी समिति के सम्मेलन की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। जैसे कि ग्राम पंचायत के सम्मेलनों की कार्यवाहियों को सचिव कार्यवृत्त पंजी में नोट करता है, वैसे ही यहां पर कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी, जो भी सम्मेलन में स्थायी समिति अपना निर्णय लेंगी। सम्मेलन का जो पीठासीन प्राधिकारी है, जो कि मुख्यतः सभापति होगा, सम्मेलन के समाप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र कार्यवृत्त पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब जैसे कि सचिव ग्राम पंचायत के केस में सचिव उसको लिखता है और ग्राम पंचायत का सरपंच उस पर हस्ताक्षर करके क्या करता है, बताता है कि जो लिखी गई जानकारी है वो इस सम्मेलन में चर्चा की गई। वैसे यहाँ पर पीठासीन प्राधिकारी के द्वारा वहां पर हस्ताक्षर किया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी, भाई जिसमें जो लिखी चीजें वहां पर सम्मेलन में चर्चा हुई है, इस समिति में, स्थायी समिति में चर्चा की गई है। तीसरा बिंदु, कार्यवृत्त पुस्तक स्थायी समिति के समक्ष विचारण के लिए उसके अगले सम्मेलन में रखी जाएगी, जब तक कि इस बीच ग्राम पंचायत के सम्मेलनों में उसकी पुष्टि न कर दी जाए। अगर ग्राम पंचायत के सम्मेलनों में कोई स्थायी समिति का बैठक हुआ, वहां पर कोई निर्णय लिया गया, इस बीच अगर ग्राम पंचायत का सम्मेलन हो गया और वहां पर उनकी कार्यवृत्त पुस्तक को दिखा दिया गया, ग्राम पंचायत ने उसकी पुष्टि कर दी कि भाई हाँ ठीक है, आपके द्वारा निर्णय लिया गया, तो अगली बार जब उस समिति का स्थायी समिति का बैठक होगा तो वहां पर उसकी चर्चा नहीं होगी, उस कार्यवृत्त पुस्तक को नहीं देखा जाएगा। लेकिन यदि ग्राम पंचायत में ने उसकी पुष्टि नहीं की है तो अगली बार जब स्थायी समिति का बैठक होगा तो वहां पर उस कार्यवृत्त पुस्तक को विचार के लिए फिर से रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण, है ना, तो ग्राम पंचायत किस कंडीशन में नियंत्रण रखेगी उसके बारे में दिखाया गया यहां पर। स्थायी समिति की कार्यवाहियां स्थायी समिति के सम्मेलन के पश्चात किए गए अगले सम्मेलन में ग्राम पंचायत के समक्ष रखी जाएंगी। मतलब ग्राम पंचायत इस पर अंतिम निर्णय देगी, समिति में भले ही कोई भी निर्णय लिया गया हो, ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, उसकी पुष्टि करेंगे, वो बहुमत से पास करेंगे, तभी वो कोई निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसे सम्मेलन में स्थायी समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे। पुनः विचार के लिए भी भेज सकती है या उसे पास कर सकती है। ठीक है,
इसके बाद जितने भी बिंदु हैं, वो आपको पढ़ने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बिंदु शामिल कर रखे हैं, जैसे कि सामान्य प्रशासन समिति क्या-क्या कार्य करेगी, अनुमोदन बजट, लेखे, कराधान, अन्य वित्तीय विषय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राम पंचायत के, ठीक है? ये सभी विषय जो आपको अन्य चीज़ें लिखी गई हैं, सामान्य प्रशासन समिति के लिए क नंबर पे, ख पे निर्माण तथा विकास समिति के लिए, ग नंबर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति के लिए, घ नंबर पे कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति के लिए और अंगा नंबर पे राजस्व एवं वन समिति के लिए। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। एक बार पढ़ लेंगे, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने डाल रखे हैं। ठीक है? तो इसको आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।